Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. My name is Ifat Jahan and आज हम FSC पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। चलें जी अपनी स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को हमने डिस्कस करना है, ये हमारे चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है। हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो पहले मैं आपको बताती जाऊँ। हमने इसमें देखना है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, हम देखेंगे कि कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर हम लोग देखेंगे कि कार्बन को टेट्रावेलेंट क्यों कहा जाता है, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड, कार्बन का हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, और फिर हम लोग जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और उनकी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। आइडिया हो गया हमने किन किन टॉपिक्स को, आज इस टॉपिक में किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अच्छा जी, कोवलेंट बॉन्ड की अगर मैं आपको बात बताऊं तो कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो दो से ज्यादा एटम्स के दरमियान बनता है। और कब बनता है? तब बनता है जब ये दो एटम्स आपस के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर करें। क्यों शेयर करें? ताकि वो कंप्लीट जो उनकी जो वैलेंस शेल्स है ना वो कंप्लीट हो सके। ऐसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, क्यों बनता है? ताकि उनकी जो वैलेंस शेल्स है वो कंप्लीट हो सके। ऐसे बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं डेफिनेशन। द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर एटम्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। ताकि उनकी वैलेंस शेल्स कंप्लीट हो सके उनको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट डिस्कस करते हैं वो है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। और यहाँ एग्जांपल देंगे वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम की, जब दरमियान वो एक बॉन्ड बना के दिखाएंगे। वो कहेंगे कि जब दो हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से, उस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड करते हैं। और वो क्या मॉलिक्यूल बनेगा? वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। देख लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज रिजल्ट, या आप कह सकते हैं फॉर्म। कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड, कि किन के दरमियान शेयर? दो एटम्स के दरमियान जब शेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एग्जांपल के तौर पे वो बता रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन्स टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो दो हाइड्रोजन के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन्स के जो है वो पेयर शेयर्ड होने से, इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने से, और वो दो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो है वो बनने के रिजल्ट में क्या मॉलिक्यूल बनेगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। चलें जी बात बता दी हमने, एग्जांपल भी बता दी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। एग्जांपल भी बता दी। अब हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं अपने लास्ट पॉइंट में, जो कि है कोवलेंट बॉन्ड स्टोर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के रिजल्ट में ये बॉन्ड बनता है तो ये अपने अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो स्टोर कर लेते हैं। क्लियर है? ये आपके बुक में था साइड ब्लॉक, ये हमने डिस्कस कर लिया कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ये क्योंकि ये जो कोवलेंट बॉन्ड की टर्म है ना, ये हम कार्बन में डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको कोवलेंट बॉन्ड बताया कि आपको आइडिया होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। लेकिन एग्जाम्पल से मैं बताया तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। चलिए ये भी स्लाइड जो है वो इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी है तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अच्छा अब हम देखते हैं कार्बन की इंपॉर्टेंस पे कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए कहते हैं कि जो कार्बन है ना ये बेसिक एलिमेंट माना जाता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है, उनमें जिनमें कार्बन है और कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स मौजूद हो तो उनको कहते हैं ना। तो कह रहे हैं कि जो कार्बन है ना ये माना जाता है कि ये बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये एमसीक्यूज आ सकता है, इसको आप इस हिसाब से भी जो है वो देख लें। कह रहे हैं कि ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन, या कह सकते हैं कि कार्बन को सेंट्रल एलिमेंट भी माना जाता है किसी भी स्केलेटन स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि ये दो पॉइंट मैंने इसकी इंपॉर्टेंस में बता दिया कि ना सिर्फ ये बेसिक एलिमेंट माना जाता है बल्कि कार्बन को सेंट्रल आप कह सकते हैं पोजीशन या सेंट्रल एलिमेंट भी मानते हैं। नेक्स्ट अब आप देख लें कि कार्बन जो है वो इज अ टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट क्या होता है पहले वो चीज डिस्कस। टेट्रा कहते हैं फोर को। कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों कहा गया? क्योंकि कार्बन की फोर वैलेंसी होती है। कार्बन है फोर वैलेंसी। अच्छा वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होती है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद एन अदर एटम। वो कैपेसिटी, वो आप कह सकते हैं कि मिलने की कैपेसिटी जो एक या एक से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं उसको वैलेंसी कहते हैं। तो कार्बन जो है वो उसकी आप कह सकते हैं एबिलिटी रखता है कि वो टेट्रावेलेंट है क्योंकि वो चार आप कह सकते हैं कि फोर वे से जो है उसकी फोर वैलेंसी फोर वे से किसी भी एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, इसीलिए कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको इधर कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जो आपकी बुक में मेंशन थी।
वो कह रहे हैं कि इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर नॉन एलिमेंट फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। कह रहे हैं कि कार्बन जो है ना वो इसके अलावा कार्बन जो है वो डिफरेंट आप कह सकते हैं कि हेट्रो एटम्स के साथ कंबाइन करता है और इसके रिजल्ट में क्या बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। अगेन ये टर्म आगे आपको ऑलरेडी क्लियर है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अच्छा जी, अब हम बताएंगे, वो कह रहे हैं कि कार्बन जो है ना वो अदर एलिमेंट एटम्स के साथ या आप कह सकते हैं कि अदर एलिमेंट्स के साथ मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब आपकी बुक में एग्जांपल है तो हम वो डिस्कस करते हैं। आप ये स्ट्रक्चर देखना है कि 6 कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हैं और ये आपकी बुक में लिखा है अनब्रांच्ड स्टेट चेन है ना, इसका स्ट्रक्चर जो है ना इसको हम एन हेक्सेन भी कहते हैं। ये अल्केन की जो है वो प्रॉपर्टी है, क्योंकि अल्केन्स में आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इसलिए ये जो स्ट्रेट चेन आप कंपाउंड देख रहे हैं ये 6 कार्बन है, इसलिए हम इसको एन हेक्सेन बोलेंगे। अब नेक्स्ट आप देख लें, ये रिंग स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि 6 कार्बन है और आपको पता है कार्बन की सारी वैलेंसीज पूरी हैं, क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर है। कार्बन ने वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और ये अल्कीन्स की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आप ब्रांच चेन देख सकते हैं, मैंने अनब्रांच चेन वाला भी स्ट्रक्चर देखा, अब हम ब्रांच चेन वाला देखते हैं और ब्रांच चेन वाले स्ट्रक्चर को हम नियो हेक्सेन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी आप स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको नियो कहते हैं और ये यहाँ आपकी जो है वो क्योंकि ये 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन इसको बोला। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये अनब्रांच है। ये कुछ अनब्रांच, ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर आपके एग्जांपल में देखिए जो कार्बन ने कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना के बनाया, वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और इस स्लाइड में हम लोगों ने कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड और नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में हम कार्बन के अदर जो हेट्रो एटम्स हैं उनके साथ बॉन्ड डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉपर्टी अगर कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो किस नेचर का बॉन्ड बनता है। ठीक है, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करते जाएंगे। वो कह रहे हैं कि कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम टू अदर कार्बन एटम प्रोवाइड स्टेबल फॉर्म। कह रहे हैं कि जब कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ आप कह सकते हैं कि कंबाइन करेगा, कम्बिनेशन होगी कार्बन की किसी दूसरी कार्बन के साथ, हम कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उनके दरमियान जो आप कह सकते हैं कि बॉन्ड बनेगा वो बहुत स्टेबल होगा, या आप कह सकते हैं वो स्टेबल फॉर्म में एक एग्जिस्टेंस जो है वो रखेगा। आई अगर वो ब्रांच्ड है और अनब्रांच्ड है या रिंग स्ट्रक्चर है, जिस भी आप कह सकते हैं फॉर्म में, जैसे मैंने प्रीवियस हमने एग्जांपल डिस्कस की ना, उसमें क्या था, उसमें हमने ब्रांच स्ट्रक्चर भी देखा, अनब्रांच स्ट्रक्चर भी देखा, रिंग स्ट्रक्चर भी देखा, कार्बन के साथ बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर देखा ना। तो कह रहे हैं कि वो जितने भी स्ट्रक्चर्स थे ना वो स्टेबल फॉर्म में थे। स्टेबल फॉर्म में क्यों? क्योंकि हमने यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी कि कार्बन जब भी कार्बन एटम के साथ मिलता है तो एक स्टेबल फॉर्म में होता है, और चाहे वो फिर ब्रांच फॉर्म में ही क्यों ना एग्जिस्ट करे, अनब्रांच फॉर्म में हो या रिंग स्ट्रक्चर में हो। ठीक है, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वास्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कह रहे हैं कि इसका ये भी फायदा है कि जब कार्बन किसी भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये बहुत ज्यादा वेराइटी में जो है, वास्ट कहते हैं, बहुत ज्यादा वेराइटी में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे सकता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमने ना इसके बाद जो डिस्कस करना है ना, हमने यहाँ कार्बन के साथ, और मैंने कहा था कि कार्बन को हम अदर हेट्रो एटम्स के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो कह रहे हैं लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा कि वो कह रहे हैं कार्बन कंबाइन कॉमनली विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। कह रहे हैं कि कॉमनली आमतौर पर जो है वो इनके साथ भी बॉन्ड बनाती है, फॉर्म लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कह रहे हैं कार्बन के साथ बॉन्ड बना के बहुत हमें वैरायटी देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसी तरह कार्बन इन मोस्टली कह रहा है कि कॉमनली आमतौर पे या मोस्टली इन एटम्स के साथ, या कह सकते हैं कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलके हमें बहुत मजीद जो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट ये अगेन ये कार्बन की इंपॉर्टेंस भी आ जाती है, और कार्बन की क्योंकि इंपॉर्टेंस ही पढ़ रहे हैं ना, कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है, कार्बन की हमने इंपॉर्टेंस भी डिस्कस की, और वो ना सिर्फ हमने कार्बन बॉन्ड के साथ इंपॉर्टेंस देखी बल्कि हमने अदर के साथ भी। अब हम इनको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते जाएंगे कि अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तब क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, ये सारी हम 1 बाय 1 अब डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी। जितनी भी सेल के अंदर होने वाली एनर्जी एक्टिविटीज है ना, वो एक्टिविटीज अपनी एनर्जी लेने के लिए जो सोर्स यूटिलाइज करते हैं, पोटेंशियल सोर्स जो होता है ना, वो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है जो कि किसी भी सेल के अंदर मौजूद होता है। ये इसकी एक इंपॉर्टेंस या प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि हमारे सेल में जितना भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे उसके रिजल्ट में हमारे सेल को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। किस के लिए एनर्जी मिलेगी? सेलुलर एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी मिलेगी। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तब क्या होता है और क्या क्या चीजें होती है, और उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, उस लिंकेज को क्या कहते हैं, वो और उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं।
दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। क्या कि ऐसे बॉन्ड्स कहाँ देखे गए हैं, कहते हैं कि जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स है ना, वहाँ ऐसी जो है वो एसोसिएशन या आप कह सकते हैं ऐसा बॉन्ड देखा गया, और इनके दरमियान जो लिंकेज बनती है उनको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है इनके दरमियान, और कह रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स, जब इनका फायदा क्या है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या फायदा है, पीछे हमने हाइड्रोजन के साथ तो फायदा देख लिया कि एनर्जी मिलती है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स बेटर स्टेबिलिटी टू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल, क्योंकि कह रहे हैं कि ये बॉन्ड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के दरमियान फॉर्म होता है, कि यही कहते हैं इसी वजह से इसका फायदा ये है कि जितने भी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल है ये उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब उनके दरमियान ऐसा बॉन्ड फॉर्म होगा तो उन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्टेबल कर देगा, ठीक है, उनको क्या करेगा? बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम अपना बॉन्ड डिस्कस करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड, ठीक है, या कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड, ये हम डिस्कस करेंगे। और हम लोग इसकी अगेन प्रॉपर्टी, फायदा, या फिर आप कह सकते हैं इनके दरमियान का जो बॉन्ड है, जो लिंकेज है, वो देखेंगे। देखिए, जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है ना, तो उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, या पेप्टाइड लिंकेज भी कह सकते हैं। लिंकेज बॉन्ड एक ही बात होगी। कहते हैं कि जब नाइट्रोजन और कार्बन बॉन्ड बनाता है उनको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब अगेन इसका कुछ हम फायदा भी तो पढ़ेंगे ना, इंपॉर्टेंस से तो डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ हम कहेंगे बॉन्ड बनाएगा तो हमें क्या इंपॉर्टेंट या वो इंपॉर्टेंस क्या है, उसका क्या फायदा हमें कार्बन देगा। कह रहे हैं कि ये प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल। अगेन ऊपर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिल रही थी, जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो जितने भी कम्प्लेक्स प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं उनको क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी मिलेगी, वो स्टेबल फॉर्म में आएंगे। क्लियर है? चलें जी, हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, गिव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये पॉइंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करने के बाद हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। चलें जी, इसको पढ़ लेते हैं। कहने द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू कंबाइन विद 4 एटम्स और रेडिकल्स, द 4 बॉन्ड्स arrange symmetrically in a tetrahedron to give a stable configuration compound। कह रहे हैं कि जब भी कार्बन 4 अपनी कहेंगे वैलेंसीज पूरी करेगा, टेट्रावेलेंट एटम बनेगा, या टेट्रावेलेंट कहलाएगा, तब क्या कहेंगे वो, हम उसको कहेंगे कि वो अपने किसी भी कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टेबल करेगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कार्बन जो है वो अपने 4 एटम्स के साथ कंबाइन करेगा, और वो जब टेट्रावेलेंट बनेगा हम कहेंगे कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी उस कंपाउंड की जिसमें 4 एटम्स की कॉम्बिनेशन देखी गई। क्लियर है? ये अगेन कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपनी स्लाइड में, जो कि है फेवरेबल एलिमेंट फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए फेवरेबल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं, और इसी स्लाइड में हम जो है वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। चलो देख लेते हैं। कह रहे हैं कि द स्टेबल एसोसिएशन अगेन कहते हैं लिंकेज, या फिर आप कह सकते हैं कम्बिनेशन। स्टेबल कॉम्बिनेशन विद या स्टेबल एसोसिएशन विद टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम मेक्स इट फेवरेबल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं कि जितने भी अगेन ये भी एक आप कह सकते हैं कार्बन की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इंपॉर्टेंस है कि कार्बन एटम जब अपनी टेट्रावेलेंसी पूरी करेगा, या आप कहेंगे ऐसे स्टेबल एसोसिएशन बनाएगा, तो अब हम उस कार्बन एटम को, या आप कह सकते हैं जो एलिमेंट बनेगा उसको हम फेवरेबल एलिमेंट कहेंगे। क्यों फेवरेबल कहेंगे? क्योंकि वो जितने भी हमारे कम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर है ना उसकी वजह बनेंगे। हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो हमारा आप कह सकते हैं कि जो बाउंड्री है ना, जिनको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो भी जो है उसमें भी कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन। हम वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखें सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आपको बताया हुआ है यहाँ कि जी जितनी भी यहाँ से अगेन ये टर्म स्टार्ट होंगी, माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल्स का पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, या फिर आप लिखेंगे आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो, या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे। चलो ये देखते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की, कह रहे हैं कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जैसा कि ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, एक्सेट्रा, विच सर्व्स ईदर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है ये सारे के सारे, ग्लूकोज क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, के सारे क्या होते हैं? ये सारे ऐसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और आपको पता है कि ये सब यूनिट्स भी होते हैं, ताकि क्यों सब यूनिट है? क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं। आपको पता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके ही तो मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे, मिलेंगे, तो मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा, और आपको पता है कि एज अ रिजल्ट क्या होगा? एनर्जी जो है वो उसकी यूटिलाइज होगी और एनर्जी हमें मिलेगी। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है कुछ।
नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, कह रहे हैं कि सम स्मॉलर या स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर सो अनस्टेबल, ये इतने अनस्टेबल होते हैं दैट दे आर इमीडिएटली ब्रोकन डाउन। इतने अनस्टेबल, जब अनस्टेबल हैं तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करेंगे, अपने आप को ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि वो चेंज कर रहे हैं अपने आप को। तो जब ब्रेक डाउन करेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो क्या होता है, आपको पता है एनर्जी रिलीज होती है। कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी जो है वो रिलीज होती है। और आपको पता है एटीपी जो है वो मेन एनर्जी सोर्स है किसी भी ह्यूमन या आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। These substances serve as a source of energy for cellular metabolism। जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं उनको करने के लिए एनर्जी यूटिलाइज होती है, वो एनर्जी होती है एटीपी। और आपको पता है एटीपी कब बनती है, जब स्मॉलर मॉलिक्यूल अनस्टेबल फॉर्म में टूटेंगे और इमीडिएटली को न्यू बनेगा, तो एज अ रिजल्ट बॉन्ड टूटने में हमें क्या मिलती है, एटीपी मिलती है। ठीक है, वो एटीपी हम सेलुलर एक्टिविटीज को करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। चलें जी, अब हमने लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्कस करने हैं, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। जैसा कि आपकी बुक को में लिखा हुआ है और आपको भी पता है कि सेलुलोज हो गया, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, एक्सेट्रा। अब हमने छोटे मॉलिक्यूल्स को भी डिस्कस किया, अब हमने लार्जर मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करना है। कह रहे हैं कि आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर, ये सोल्यूबल नहीं होते वाटर में। ठीक है, जैसा कि आपको बताया होगा एग्जाम्पल के तौर पर, वो कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन। पहले आप सेल मेम्ब्रेन समझे, कह रहे हैं कि ये इनसोल्यूबल वाटर। देखिए इस तरह तो ये होता है कि हम हाथ धोते तो हमारे सारे जो सेल्स हैं वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते। तो जितने भी कह रहे हैं कि सेलुलर मेम्ब्रेन है ना, सेल की जो सेलुलर मेम्ब्रेन है वो इनसोल्यूबल होती है वाटर में। ठीक है, जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर, हेंस दे फॉर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। ये इसीलिए क्योंकि इनसोल्यूबल है वाटर में, ये सेल्स के बहुत सारे सेल्स का स्ट्रक्चर बनाता है। जैसा कि सेलुलर मेम्ब्रेन जो है वो इन लार्जर मॉलिक्यूल से बनती हैं, सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स जो है ये सारे। और आपको पता है ये कहीं ना कहीं इनका कार्बन डाइऑक्साइड भी इनका जो पार्ट है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंस पे आ जाता है कि ये इंपॉर्टेंस है कि कार्बन की ही यूटिलाइजेशन से हम ये चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, हमें एनर्जी मिल सकती है। एनर्जी के सोर्स होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। कैसे एनर्जी के सोर्स हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज, फैटी एसिड, ये सारे एनर्जी के सोर्स हैं। जब ये टूटेंगे एज अ रिजल्ट एनर्जी रिलीज करेंगे, वो एनर्जी ह्यूमंस यूटिलाइज करते हैं अपने डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ सेकेंड चैप्टर, जो कि था इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने ईजी नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से था वो भी मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने आपको मेंशन कर दिए। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।